जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से हमारे जो कोर्स है उसका दूसरा सेक्शन एक तरीके से शुरू हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो हिस्सों में, तकरीबन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो वो हिस्सा जिसमें आप जो ग्राउंड आप लेकर हैं, कि जिसमें आप पहले ज़रा चीज़ें समझ रहे हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कि वो चीज़ें हैं क्या। उसूल हमने देखे, लैंग्वेज देखी, ये सारी चीज़ें देखी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा थे, विजुअल चीज़ें कम थी। अब से ऑनवर्ड्स कलर कॉम्पोजिशन मिसाल के तौर पर जैसे हम शुरू करें, अब से ऑनवर्ड ऐसे होगा कि आपके पास रियल लाइफ की एग्ज़ाम्पल्स होंगी। इसलिए आप समझें कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, उसको क्रॉस चेक करने के लिए, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए और मेरे से डिसएग्री करने के लिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं जो बातें कह रही हूँ वो एक सॉलिड टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, लेकिन आप सब लोग इंडिविजुअल हैं। हो सकता है मेरी बातों में आपको थोड़ी-थोड़ी फ़र्क नज़र आए, तो आप उसको पॉइंट आउट करें, क्योंकि इसी तरीके से आपको पता चलता है कि एक ही चीज़ के जो एप्लीकेशंस है ना, या समझ जो है फ़र्क लोगों में कैसे होती है, और ये बड़ी सख्त ज़रूरी चीज़ होती है। क्लासरूम में यही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके सामने 50 लोग होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आपसे बहुत फ़र्क क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको पता चलता है कि ओके, शायद आपके बताने में कोई गुंजाइश थी, या आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा फ़र्क एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहिए था, तो आई डू नीड दैट फीडबैक। एनीवेज़, तो यहाँ से आपका जो कोर्स है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, बिकॉज़ अब रियल लाइफ के अंदर आपके पास चीज़ें। अच्छा, कलर कॉम्पोजिशन क्या होती है? कलर कॉम्पोजिशन जैसे मिसाल के तौर पे ये कलर कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है जिस तरीके से 1, 2, 3 कलर हैं, तीनों काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, लेकिन जब आपने इकट्ठा उनको वीव इन कर दिया ना किसी एक चीज़ में, तो आप उसको एज़ मतलब एक एक यूनिट के तौर पे देख रहे हो। तो कलर कॉम्पोजिशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि किस तरीके से आप करीब-करीब के या दूर-दूर के या बहुत ही दूर-दूर के कलर्स को आपस में मिला के उनको कंपोज़ करते हो। When colors are placed alongside each other in a way that all colors build a relationship and are seen as single image or idea, it is called a composition. पूरे लेक्चर में सिर्फ एक जुमला है, कुछ नहीं और। जब आप रंगों को साथ-साथ रखते हैं, लेकिन इस तरह साथ-साथ रखते हैं ज़रा अक्ल और इंटेलिजेंस के साथ, कि इस तरह आप साथ-साथ रखें कि जो आपने कॉम्पोज़िशन बनाई है ना, वो बाकी सारी चीज़ों से फ़र्क स्टैंड आउट हो। तो उसको आप कहेंगे कलर कॉम्पोजिशन। जैसे अगर आप हाफ क्लोज करके आईज देखेंगे, जो जुमला लिखा हुआ है इसमें दो तरह की लिखाई है, एक सीधी ये लिखाई है जो ग्रीन में, और एक ये लिखाई है, ठीक है। अब इस लिखाई को, जो ये जुमला लिखा हुआ है, आप फ़र्क कंसिडर कर रहे हैं इससे, ठीक है। बेशक फ़र्क आप इसलिए भी कंसिडर कर रहे हो कि बहुत ही गंदे कलर्स हैं, या इस वजह से भी कर सकते हो कि बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, या दरमियान में कुछ भी हो सकता है, कि इसकी क्वालिटी को छोड़ें कि अच्छा है या बुरा है, डिस्टर्बिंग है, कुछ भी है, बट द थिंग इज़ कि आपको नज़र आ रहा है कि दो तरह से चीज़ लिखी हुई है, एक ग्रीन में लिखी हुई है इस तरीके से, और एक इस तरह लिखी हुई है। अब इसमें 2 कलर हो, 4 कलर हो, 50 कलर हो, थिंग इज़ कि ये यूनिट आप दूसरे यूनिट के से फ़र्क समझ रहे हो, यानी ग्रीन यूनिट और ये यूनिट फ़र्क है। कलर कॉम्पोजिशन का सीधा-सीधा मतलब ये है कि 2 या 3 या 4 या 8 या 50 कलर्स किसी चीज़ में ऐसे इस्तेमाल किए जाएँ कि वो सारे कलर्स मिल के उस चीज़ की एक नई आइडेंटिटी बनाएँ, और आपको एकदम से लगे कि हाँ, ये बाकी दुनिया से फ़र्क एक काइंड ऑफ ग्रुप है, ठीक है? उसको आप कहेंगे कलर कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशंस क्या कि बहुत 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 सी टाइप्स हैं कि किस-किस तरीके से कॉम्पोजिशन होती हैं, और ये एक्चुअली इतना बड़ा टॉपिक है कि पूरे-पूरे प्रोफ़ेशंस इसके अंदर जो है ना वो फ़िट हो जाते हैं। इसलिए हम बिल्कुल बेसिक चीज़ को, डेफ़िनेशंस को टच करके आगे चलेंगे। अब एक चीज़ आप देखें कि ये सारी चीज़ है, इसको मतलब एक आप एक इमेज के तौर पे देखते हो, लेकिन असल में आप यूनिट्स के तौर पे भी देख रहे हैं। एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है, एक ये यूनिट है। मैं तो उसको ऐसे देखती हूँ कि ये लगता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यूनिट्स जो है ना वो 9 अलग-अलग चीज़ें जोड़ के एक बड़े रेक्टेंगल में फिट की हैं। हम देखते हैं चीज़ों को इस तरह अनकॉन्शियस लेवल पे, हम चीज़ों को ग्रुप करते हैं। तो ये जो ग्रुपिंग हुई हुई है ना, जैसे इस यूनिट की ग्रुपिंग है, इसको आप कहेंगे ये कलर कॉम्पोजिशन है। क्योंकि इसमें 3 कलर ऐसे बाँधे हुए हैं आपस में कि वो 3 की आपस की आइडेंटिटी बन गई, कि लगता है कि ये एक यूनिट है। एक, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, उसकी दूसरी क्वालिटीज़ हैं, ये तीसरा पर्सन है, उसकी तीसरी क्वालिटीज़ हैं, कि सब सब चीज़ें जो है ना अपने-अपने तरीके पे इंडिविजुअल लग रही हैं।
हाँ, हो सकता है आपको बिल्कुल देखने में पहली दफ़ा में इस तरह समझ ना आए, लेकिन हमारा दिमाग काम ऐसे ही करता है। और अब जबकि मैंने आपको ये बात बताई है कि जब ग्रुप कर देते हैं कलर्स को इकट्ठा, तो वो समझें कि उस चीज़ की यूनिटी सी एक बन जाती है, और वो एक अलहदा से एक एंटिटी, जिसको हम अंग्रेज़ी में एंटिटी कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में कैसे उसको कहेंगे, कि इसकी उसका अलहदा सा एक वजूद होता है। बिल उसको दूसरी एग्जांपल है, ऐसे ही है कि आप एक क्राउड में गए हों, शॉपिंग करने के लिए गए हैं, बड़ी कोई रश वाली जगह है, और जिस तरफ क्राउड चल रहा है ना, आप उसके पीछे से हैं, यानी आपको पीछे से देखने में आपको पता नहीं चल रहा, कि शक्लें नहीं पता चल रही हैं आपके लोगों की, और लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं, जैसे हमारे लॉन के प्रिंट्स होते हैं, ख़वातीन हैं बहुत सारी, सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, कि आपको पर्सन की आइडेंटिटी नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपको वो नज़र आ रहा है कि वो खातून है कोई। हमारे जिस तरह के प्रिंट्स के और लॉन्स के कलर कॉम्पोजिशन होती हैं, आप सब लोगों को अलग अलग बता सकते हैं। आप ये कह सकते हैं अच्छा इसने नीला गुलाबी ऐसा पहना हुआ है, इसने फलाना फलाना, यानी एक तरीके से हमें पता है कि ये एक अलहदा बॉडी भी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी भी होती है, क्योंकि उन्होंने ख़ास कलर कॉम्पोजिशंस पहनी होती हैं जो एक दूसरे से फ़र्क होती हैं। जैसे ही हमें, और हम फ़ौरन से पहले बता सकते हैं अगर दो लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हों दूर से ही। और अक्सर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो डिज़ाइन के अलावा कलर से आती है। अब ये भी देख लें, इसको भी बेशक उसी उसी चीज़ को, उसकी शक्ल आपने बेशक चेंज कर दी, इसी को आपने इस यूनिट को खींच के लंबा कर दिया है कि उसकी शक्ल कुछ और हो जाए, लेकिन फिर भी इसको अलग-अलग यूनिट्स के तौर पे आप देख रहे हैं। ये भी समझें, ये सारी ये एक आइडिया कि हम इसको अलग-अलग यूनिट के तौर पे देखते हैं, ये हमारे दिमाग की एक ख़ासियत है कि हम कि दिमाग ने चीज़ों को आसान करके ऑर्गेनाइज़ करके देखना होता है। ये देखें कि आप आँख खोल खोल आप अगर आप कहीं गए किसी नई जगह पे, आपकी आँखें बंद थी, आपने खोली, तो बहुत सारी विजुअल इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। अब आपका दिमाग कैसे पढ़ेगा? आपका दिमाग ऑटोमैटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है, आपसे पूछे बगैर। वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करता है ताकि जल्द से जल्द डब्बियों में बंद करके इन्फॉर्मेशन दिमाग तक पहुँचे और दिमाग उसको समझना शुरू करे। और ये इतनी, आप अभी देखिए कि कोई चीज़ आपने देखी है और वो समझी है कि ये वो क्या चीज़ है, उसमें इतना छोटा डिस्टेंस होता है कि आधे सेकंड में भी अगर आप कोई चीज़ देखें तो आपको एकदम से थोड़ी सी समझ आ जाती है। इसका मतलब है कि दिमाग को काम बहुत तेज़ी से करना पड़ता है, दिमाग की मजबूरी है कि दिमाग ने इंतहा की तेज़ी से काम करना है, इसलिए वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो उसके सामने चीज़ें नज़र आ रही होती हैं ना, उनको ऑर्गेनाइज़ करता है। तो ये भी समझे कि इन इन चीज़ों को एज़ सेपरेट यूनिट्स जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारे दिमाग की कारस्तानी है कि दिमाग ने इसको ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाया कि ये अब अलग-अलग है, इनको अलग-अलग देखो। कलर कॉम्पोजिशन ये होती है कि आप 2-3 कलर, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो तस्वीर है ऊपर, इसमें जितने भी कलर हैं वो पहले से डिज़ाइन किए गए। ये देखें, ये वो कलर्स हैं जो कि इन्होंने आपस अब उन्होंने सोचा कि अच्छा ये 4 कलर्स हैं, इन 4 कलर्स को जगह-जगह हम कहीं यूज़ करेंगे फ़ोटोग्राफ में, और समझें कि ये उन्होंने कलर कॉम्पोजिशन बना दी है इस फ़ोटोग्राफ की। अब अगर आप नीचे वाले पार्ट को ना देखें, ऊपर वाले पार्ट को देखें, तो आपको एक ये सारे कलर्स मिल के ना एक इम्पैक्ट बनाते हैं, एक मूड होता है। बिल्कुल ये ऐसी ही बात है कि जैसे मैं अक्सर आपको खाने की दुनिया में से एग्ज़ाम्पल देती हूँ, क्योंकि वो हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जैसे आप कोई भी खाना बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, तो आपको पता होता है कि उसमें लहसुन की भी स्मेल है, उसमें थोड़ा-सा प्याज भी है, उसमें हल्दी का रंग भी है, उसमें मतलब फ़र्क तरीके की अलग-अलग टोन्स होती हैं, अलग-अलग फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन जब आप उसको पका लेते हैं, तो जो टोटलिटी में वो जो चीज़ आप और फिर उसको जो भी सालन आपने बनाया उसको आप चावल से खाएँगे तो वो एक अलग चीज़ है, रोटी के साथ खाएँगे तो अलग, लेकिन वो जो निवाला, वो जो लुक़मा आपके मुँह में पहुँचता है, वो कॉम्पोज़िशन होती है। बहुत सारी चीज़ों की, कम से कम कोई 14-15 चीज़ें होती हैं जिसको आप मिक्स करके एक खाना बनाते हैं। उसको कहेंगे कि वो उस खाने की कॉम्पोज़िशन है। उस कॉम्पोज़िशन को अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आपने लेट्स से कोई कद्दू बनाए, कुछ फैमिलीज़ कद्दू ऐसे बनाती हैं कि उसमें लहसुन नहीं डलता, कुछ ऐसी बनाएँगी कि जिसमें लहसुन होगा। अब आप दोनों सालन खाएँगे और आप एकदम से बता सकते हैं कि दोनों में फ़र्क है। यानी जो खाने की कॉम्पोज़िशन है, उसमें एक एलिमेंट भी जब आपने चेंज किया है,
तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन को एकदम से समझ आ जाती है कि कॉम्पोजिशन चेंज हुई है। तो यही समझें कि ये इसी को कॉम्पोजिशन कहते हैं कि किस तरह फ़र्क रंगों को, कुछ करीब-करीब, कुछ दूर-दूर के कलर्स को जब आप इकट्ठा यूज़ करते हैं किसी चीज़ में, तो आप कहेंगे कि कलर कॉम्पोजिशन बन रही है। अब कलर कॉम्पोजिशन बड़ी मज़ेदार चीज़ भी है और हम कॉन्स्टेंटली करते हैं। हमें किसी की इजाज़त नहीं होती ये चीज़ करने के लिए, हम कर रहे होते हैं। तो कलर कॉम्पोजिशन ऐसी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा गुड कलर कॉम्पोजिशंस भी आपके इर्द-गिर्द होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंतहाई बैड कॉम्पोजिशंस भी होती हैं। कलर कॉम्पोजिशन कैसे बनती है, उसमें 2 चीज़ें, क्योंकि एक तो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको लिमिटेड रंगों का पता है, तो आप लिमिटेड रंग ही यूज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, छोटा बच्चा जब बात करेगा तो उसको 15 लफ्ज़ अगर आते हैं तो उसी 15 लफ्ज़ों में से अपनी मतलब समझाने की कोशिश करेगा। उसी जगह आप एक पीएचडी स्कॉलर को बिठा दें जो दुनिया भी घुमाओ, तो उसके पास जो वर्ड्स की वोकैबुलरी है वो 20-30 हज़ार की वर्ड्स की वोकैबुलरी होगी। इसका मतलब है कि वही चीज़ जो एक बच्चे ने कहनी है, जब कोई एक्सपीरियंस बंदा कहता है तो इंतहाई एक्यूरेसी के साथ तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो वो वर्ड्स जो चूज़ करता है वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल पॉइंट पे बात होती है। बिल्कुल फ़र्क होती है बात बहुत सारी और फ़र्क बातों से, लेकिन बच्चे की बात फ़र्क नहीं होती। तो कलर कॉम्पोज़िशन के साथ ये है कि अगर आपकी कलर की नॉलेज कम है तो आपकी कॉम्पोज़िशंस भी बेसिक होंगी। जैसे-जैसे आपकी कलर की नॉलेज ज़्यादा होती है, आपकी वोकैबुलरी यानी ज़्यादा रंगों का आपको पता चलता है, आपकी कलर कॉम्पोज़िशंस भी मुश्किल और यूनिक और नई और एक्सपेरिमेंटल होती जाती हैं। ये इस सारे कोर्स करने का एक मेजर मकसद यही है कि आपको जब ज़्यादा रंगों का पता चले तो फिर आपकी कॉम्पोजिशन फ़र्क हो। तो ये जो कॉम्पोजिशन का आइडिया है कि रंगों को आपस में यूज़ करना, जोड़ना और उससे कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना, ये समझें कि पेंटर्स की एक मेजर काम उनका रहा है, कॉन्शियसली और या अनकॉन्शियसली। अब ये एक पेंटिंग है, इसका मतलब कुछ और, मतलब कभी और देखेंगे, बट ये एक बड़ी वाज़ेह किस्म की कलर कॉम्पोजिशन भी है कि लाल और ऑरेंज और नीले का एक टोन है, काला और सफ़ेद एक है। इनको प्लेस ऐसे किया हुआ है साथ के इस पूरे यूनिट को आप एक अलहदा से एक मेलोडी कंसिडर करें कि समझे जैसे एक म्यूज़िक है या एक अलहदा खाना है या एक अलहदा कॉम्पोजिशन है कलर की। आप ये समझें कि आपस के इनके जो रिलेशनशिप है ना, उनकी वजह से इस पूरी शक्ल की एक आइडेंटिटी बनी है, एक नई तरीके से ये आ रही है। कलर कॉम्पोजिशन जो हैं वो बनाने का एक तरीका जो आसान तरीन तरीका होता है। बाय द वे ये बड़ी ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन है। ये ना सिर्फ कलर कॉम्पोजिशन है बल्कि फॉर्म्स की भी कॉम्पोजिशन है कि एक ज्योमेट्री के अंदर वीव हुई हुई हैं ये सारी फॉर्म्स। लेकिन कलर कॉम्पोजिशंस बनती कैसे हैं? मुश्किल कलर कॉम्पोजिशंस भी होती हैं और आसान भी होती है। मुश्किल वो होंगी जिसमें रंग जो हैं बहुत दूर-दूर के होंगे, बहुत फ़र्क होंगे। अब ये ख़ासे मतलब ये क्रोमा में तेज़ यानी ख़ालिस तरीन कलर्स हैं और बड़े दूर-दूर के हैं। बहुत फ़र्क हैं, कॉन्ट्रास्टिंग किस्म के। कॉम्पोजिशन बनाने का एक आसान तरीन जो यूनिवर्सल तरीन उसूल होता है, वो ये होता है कि अगर आपने 3 कलर मसलन 1, 2, 3, 4 ये 5 कलर यूज़ हुए हैं यहाँ पे। अगर 5 बहुत फ़र्क चीज़ों को फ़र्क कलर्स को आपने मिला के एक कॉम्पोजिशन बनानी ना, किसी चीज़ के लिए भी बनानी है, इस चीज़ को छोड़ दें। चाहे आप कोई प्रिंट डिज़ाइन कर रहे हो, चाहे कोई आप कमरा डिज़ाइन कर रहे हो कि कलर कमरे के कर रहे हो या कोई केक आपने बनाना है, उसमें नए कलर स्कीम्स आप जैसे आजकल बड़े फैंसी केक्स बन रहे हैं, वो करना हो, करना कुछ भी हो, लेकिन आपकी मजबूरी ऐसी हो कि आपने बहुत फ़र्क रंग यूज़ करने हैं, तो उसका एक आसान तरीन तरीका ये होता है कि आप कलर्स को रिपीट करते हैं। अब देखिए नीला 1, 2, 3, 4 दफ़ा रिपीट हुआ है, काला 1, 2, 3, 4 दफ़ा रिपीट हुआ है। जब आप रिपीट करते हैं कलर बार-बार तो समझें कि वो इस तरीके से हो जाता है कि जैसे आप कहो कि जी वीविंग हो गई आपस में। जैसे वीविंग करते हैं कि एक ही धागा बार-बार नज़र आता है। तो इसका मतलब है जब आप रिपीटेडली एक एक कलर कॉम्पोजिशन के अंदर कलर्स को रिपीटेडली यूज़ करते हैं, बार-बार यूज़ करते हैं, तो वो समझें कि बात रीइंफोर्स हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई भी बंदा, कोई भी उस्ताद सबक पढ़ाता है किसी दूसरे को, तो वो 4, 5, 6 दफ़ा कहता है एक बात। एक दफ़ा कहने से नहीं समझ आती, मतलब समझ तो आ जाती है, लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं बैठती। जब आप बार-बार बात कहते हैं, तो उस बात का जिसको कहते हैं ना कि वो उस टाइम में फ्रीज़ हो जाती है।
कि उस सॉरी मुझे थोड़ी सी चीज़ें ज़रा मुश्किल तरीके से कहने की आदत है। जब आप बार बार एक चीज़ कहें ना, तो जैसे आप उस्ताद आपको सबक पढ़ा रहे हैं, कोई कुरान पढ़ाने के लिए आपको आए हैं, वो जब बार बार कह रहे हैं ना, तो समझिए कि 5 बजे से लेके और 5 बज के 10 मिनट तक, जब तक आपका सबक चल रहा था, उस अरसे के बीच में जब 6-7 दफ़ा एक बात की ना, तो आपके दिमाग में बड़ी अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो गई। और आप अभी भी जब मुझे वो लेसन्स याद आते हैं, तो मुझे वो साथ वो वक्त भी याद आता है, क्योंकि वो एक वक्त का चंक था जिसमें मुझे ये बार बार याद कराया गया कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे। कलर कॉम्पोजिशंस भी ऐसी चीज़ होती है कि जब आप रिपीट करते हैं तो वो सेट हो जाता है, वो पक्का हो जाता है वहाँ पे। तो अब मसलन इसकी एक एग्जांपल दूंगी कि अगर 4 कलर हैं, अगर हम इसमें 4 हिस्से करते और 4 कलर एक एक दफ़ा लगा देते, तो वो ठीक है, आपस में कॉम्पोजिशन उसकी लगती, लेकिन वो एक्सीडेंट भी हो सकता था कि वो बस साथ साथ रख दिए हों कलर, यानी उसमें इंटेंशन की यानी इरादे की कमी लगती थी। अब इसमें इरादे की कोई कमी नहीं, कॉम्पोजिशन उन्होंने किया, डिज़ाइन बनाया, और उसमें सोच सोच के जगह जगह उन्होंने नहीं लगाया, सोच सोच के उन्होंने जगह जगह ला लगाया। इसका मतलब है कि कॉम्पोजिशन में इरादा ज़ाहिर होना भी जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पता चले कि जी एक प्लान के तहत ये सारे रंग इस्तेमाल किए गए थे। अब आप कहेंगे कि क्या कुदरती चीज़ों में नहीं होती? कुदरत में कहाँ से प्लान आता है? बात है कि कुदरत में हमसे भी ऊंचा प्लान है, लेकिन वो प्लान एग्जिस्ट करता है। तो कॉम्पोजिशन में 2 चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो ये कि फ़र्क फ़र्क रंगों को रिपीटेडली साथ साथ प्लेस किया जाए। दूसरा, जितना रिपीटेडली आप प्लेस करेंगे, उतना इरादे की पुख्तगी यानी प्लान का पक्का होना और एक सोच समझ के चीज़ करने का जो चीज़ है ना, वो ज़ाहिर होती है। अब ये आप, अब मैं जो एग्जांपल्स दूंगी ना, आपको समझ आएगी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा चलें, इसकी एक और एग्जांपल यही कि अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनर से कमरा कराया हो, या आपने बाज़ार जाके कोई कलर कोडेड जैसे होते हैं कि जी सेट्स उन्होंने बना के रखे होते हैं कि ये सोफ़े का है, ये टेपेस्ट्री है, ये इसके ऊपर ऐसे कुशन रख लें, इसके ऊपर ऐसा क्लीन कर लें, ऐसे पर्दे कर लें। अगर आपने वहाँ से उठाया हुआ है, तो उसका मतलब है वो इरादा, वो प्लान दुकानदार ने पहले किया होता है। लेकिन अगर आपने 2-3 साल में एक ड्राइंग रूम बनाया है, ये चीज़ वहाँ से उठा के, वो चीज़ वहाँ से उठा के, ये जहेज़ में मिली थी और ये हमने सेकंड हैंड खरीदी थी, कि मतलब फ़र्क जगहों से जब आप मिला के बनाते हैं, तो आम तौर पे वो कलर कॉम्पोजिशन उस कमरे की नहीं बनती, क्योंकि कोई भी कलर जो है ना, वो सोच समझ के नहीं यूज़ किया होता और उसकी रिपीट्स नहीं बैठी हुई होती। जबकि अगर आपके जहन में चीज़ हो, जैसे आप बाज़ार से इकट्ठा ड्राइंग रूम का सेट खरीदते हैं, तो वो ऑलरेडी प्लान्ड होता है। अच्छा, अब ये देखें कि इस कॉम्पोजिशन को अगर आप गौर करें कि बहुत पहले बताया था कि बहुत दूर दूर के कलर हैं, ये जो 5 कलर हैं, ये बहुत दूर दूर के, लेकिन उसके बावजूद इस पूरे यूनिट को एज अ कॉम्पोजिशन हम देख सकते हैं। अगर इसको जरा करीब लें, अब ये देखें, निस्बतन इनका क्रोमा कम कर दिया, यानी ये पीछे जाते हैं, ये देखें, ठीक है, इन सब कलर्स की इंटेंसिटी कम कर दी है। इसका मतलब है ये सारे कलर थोड़े से वाइट की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि निस्बतन ये करीब करीब हो गए। जैसे क्रोमा में आपने ट्री में देखा था, मुंसल के ट्री में, के दरमियान से दूर जितना जाता है कलर, वो क्रोमा ज़्यादा होता है। तो आप समझिए कि करीब की तरफ ला रहे हैं, यानी अब ये निस्बतन करीब करीब के। तो अब ये कॉम्पोजिशन जो है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा बंधी हुई लगेगी। ये आप बार बार जब एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, आपको समझ आएगी। अगर आप बिल्कुल गायब कर दें, तो फिर ये और करीब की लगती है। यानी अब इस वक्त ब्लैक एंड वाइट में टेक्निकली सिर्फ 2 रंग हैं, वाइट और ब्लैक, और उसके आपस की टोनैलिटीज़। समझे कि जैसे कलर व्हील था, कलर व्हील के चारों तरफ से आपने चीज़ें नहीं उठाई। पहली कॉम्पोजिशन में आपने कलर व्हील के चारों तरफ से चीज़ें फ़र्क चीज़ें उठाई हुई थी, यानी ये बहुत ज़्यादा प्राइमरी सेकेंडरी में से उठाई हुई थी, ये करीब करीब की हैं। तो ये कॉम्पोजिशन ज़्यादा बंधी हुई नज़र आती हैं। वो कॉम्पोजिशंस निस्बतन उसमें बिखराव थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हर कलर की अपनी बड़ी ज़ोरदार किस्म की आवाज़ होती है। इसमें कलर की आवाज़ की ज़ोरदारी जो है ना, वो कम हो गई है। इसलिए जो कलर्स है ना, वो अब आप ये देखें, इन दोनों का जो फ़र्क है, लाल का और नीले का, इतना ज़्यादा फ़र्क है कि शार्प लाइन आपको नज़र आ रही, इतने दूर दूर के रंग हैं। जब आप उनको करीब करते हैं, तो ये देखें, शार्पनेस थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी करीब हो गई। यहाँ आप आएंगे तो समझें कि उसकी लाइन कई दफ़ा आपको नज़र ही नहीं आएगी।
ये फ़र्क है, जब आप करीब करीब के कलर करते हैं तो वो कॉम्पोजिशन निस्बतन ज़्यादा बंधी हुई नज़र आती है। इसमें एक और भी मैं चीज़ आपको दिखाऊंगी जो कि आइंदा हम पढ़ेंगे कि एक चीज़ होती है कि जिसको आप आफ्टर इमेज कहते हो, कि आपका दिमाग जो है ना, जो रंग देख रहा होता है तेज़ रंग ख़ास तौर पे, आपका दिमाग उसका ऑपोजिट कलर बनाता है, क्योंकि आपका दिमाग को बड़ी डिस्टर्बेंस होती है कि बड़ा खालिस रंग देख रहा है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ है कि जो रंग मिसिंग है ना, मसलन अब इसमें इसका ऑपोजिट मिसिंग है, इस तस्वीर में इसका ऑपोजिट मिसिंग है। इसलिए जैसे ही आपका दिमाग ये देखना शुरू करता है ना, तो वो अपने आप को फीड करना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, इसमें ग्रीन है। वो जब नीला देखेगा वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसका ऑपोजिट है इसमें। दिमाग जो है ना, उसको रेस्ट पसंद होता है। अब ये बहुत बड़ा एक थ्योरी है जो कि अब बताऊंगी मैं अगले लेक्चर में, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, आपने तेज़ रंग देखा, और उसके बाद जब मैं इसको ब्लैक एंड वाइट की तरफ लेके जाऊँगी तो आपको वो तस्वीर ब्लैक एंड वाइट नहीं नज़र आएगी, वो आपको उसमें आपको कुछ और रंग नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर तक और देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, असल में ब्लैक एंड वाइट है। अब आप इसको गौर से देखें, ये देखें, इस स्टेज पे आके मैं दोबारा बताती हूँ कि जैसे ही आप ये ब्लैक एंड वाइट पे स्विच करते हैं, आपको असल में ये ब्लैक एंड वाइट नहीं नज़र आते हैं आपको। अब इसको जरा देखें थोड़ी देर के लिए, ये देखें, आपको इसमें रंग नज़र आते हैं जो कि थोड़ी देर में वो ब्लैक एंड वाइट में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपका आफ्टर इमेज होता है। एक दफ़ा और करते हैं, मुझे कम से कम इस वाली जगह पे हल्का सा ग्रीन नज़र आता है जो ग्रे हो जाते हैं। आप इसको अपने तौर पे करके देखिए। अच्छा, अब कलर कॉम्पोजिशंस कैसे बनाते हैं आप बनाते हैं, एक होती हैं दो टोन्स वाली कलर कॉम्पोजिशन, कि उसमें से आप बेसिकली सिर्फ दो रंग यूज़ करते हैं। जैसे अब ब्लैक और वाइट है, अब आप कर क्या रहे हैं, बिल्कुल वही चीज़ करें जो मैंने आपको पहले बताई है, कि आप कलर को रिपीट करते हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा। लाल एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा। गुलाबी एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। ये एक दफ़ा, दो दफ़ा। ठीक है, वाइट 1 2 3 4 टाइम्स के बार बार आप उसको रिपीट करते हैं, तो वो कलर कॉम्पोजिशन आपस में जिसको कहते हैं गूंदी जाती है, वीव हो जाती है। इसमें भी ये किया है। ब्लैक जगह जगह उन्होंने छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी तक चीज़ों पे उन्होंने बार बार रिपीट किया हुआ है। और उन्होंने देखें बीच में ग्रे टोन कुछ नहीं है, सिर्फ खालिस ब्लैक है और सिर्फ खालिस वाइट है। आप इस ग्रीन पार्ट को अगर निकाल भी दें तो बेसिक कलर कॉम्पोजिशन सिर्फ काले और सिर्फ सफ़ेद के कॉम्बिनेशन से, इसको आप मोनोटोन कह सकते हैं, वन कलर कॉम्पोजिशन। जैसे ही आप अब आप इसको ज़्यादा रंगीन कैसे करेंगे, आप एक कलर और ऐड करते हैं। ये अब देखें कि पिंक में भी उन्होंने ये किया, वाइट, बेसिकली वाइट और डार्क ग्रे की कॉम्पोजिशन है ये, वाइट डार्क ग्रे, ग्रे ग्रे, जगह जगह ग्रे, और फिर उन्होंने एक कलर ऐड किया है, ये म्यूटेड सा पिंक, जो कि उन्होंने रिपीट जगह जगह किया है। हल्का सा इसमें भी टोन है, हल्की सी, मतलब इसमें भी ज़रा पिंक की टोन है, कि उन्होंने जगह जगह ये चीज़ रिपीट की है। तो आप समझें कि फिर जब आप इसको कमरे को टोटलिटी में देखते हैं तो आपको वो एक 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 सेट नज़र आता है, और दिस इज़ व्हाट गुड कलर कॉम्पोजिशन इज़। इसको भी एग्जांपल देखें हम, जैसे ये एक साइंटिफिक इमेज है, ये एक सेल का इमेज है, लेकिन जिस जिस तरह कलर दूर दूर होंगे वो बंधे कम कम होते हैं। इसमें भी अब एक टोन कम कर दिए, एक टोन ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल ही टोन गायब कर दिए। अब यहाँ आप देखें, यहाँ भी यही कि ये बेसिकली वाइट, ब्राउन और पिंक की कॉम्पोजिशन है। पिंक का रिपीट देखें, फ़र्क फ़र्क फ़र्क। अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा ड्रामा है, या पिंक वही वही पिंक रिपीट करते हैं, लेकिन हर पिंक में ज़रा ज़रा सा मिक्सचर जो है ना वो किसी और कलर का होगा। लेकिन टोटलिटी में आपको ये, अगर आपको कोई पूछे कौन सा कमरा है, वो कहेंगे वो पिंक और वाइट वाला कमरा है। ब्राउन को इतना ज़्यादा मेंशन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि फर्नीचर का कलर आमतौर पे ब्राउन होता है, तो वो एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि ब्राउन तो होगा ही। तो लेकिन ये पिंक और वाइट है, लेकिन आप देखें कि उसने पिंक की भी फ़र्क फ़र्क टोन्स उन्होंने एक्सप्लेन किए, एक्सप्लोर किए, लेकिन इन टोटलिटी ये पिंक ही है, यानी तीसरा कलर डालने का एक और तरीका है। फिर लेकिन इस आप देखें कि रियलिस्टिक कमरे वो लगते हैं जिसमें जिसमें बेसिक कॉम्पोजिशन यानी वाइट, पिंक और ब्राउन, ये बेसिक तो तीन कलर्स होते ही हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उन कलर्स के थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी टोन्स जो है ना फ़र्क फ़र्क होती है। मिसाल के तौर पे असल ये है पिंक, जो ये दो पे रिपीट हुआ है, समझे कि असल ये पिंक है,
दीवार को ज़रा सा पेल कर दिया उन्होंने, यहाँ ज़रा सा ऑरेंज कर दिया। पेंटिंग भी ऐसे की है कि जिसमें लाली कहीं थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा ऑरेंज ज़्यादा है। फिर फूल ऐसे रखे हुए हैं, जो चाहते तो वो पिंक रख सकते थे, लेकिन फूलों को भी आपने तो ऑरेंज किया, क्योंकि समझे कि इसी पिंक से, इस पिंक से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, कि वो समझे कि विद इन द पिंक फैमिली उन्होंने एक्सप्लोर किया। अब आप इसको कहेंगे वेरी गुड कॉम्पोजिशन, कि यार ये रियलिस्टिक के करीब भी है, क्योंकि हर दुनिया में चीज़ें सारी एक मैचिंग नहीं होती हैं। आप कुछ चीज़ें उठा के जब डालते हैं तो उसमें फ़र्क फ़र्क रंग भी होते हैं, लेकिन मेजर कलर अगर आपका बड़ा सेट जो है वो एक जैसा हो और उसी के सेट के अंदर थोड़ी थोड़ी टोनल फ़र्क हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। अच्छा, यहाँ और यहाँ का फ़र्क मैंने आपको दिखाना था, यहाँ और यहाँ का फ़र्क, ये निस्बतन कम रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि इसमें सारे पिंक्स जो हैं वो तकरीबन एक ही हैं, सारे ग्रेस भी तकरीबन एक ही हैं। जबकि यहाँ यहाँ जब आप जाते हैं तो इसमें फैमिली एक्सपैंड की हुई है, तो आप ये समझिए कि ये रिचर लगता है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। अच्छा, कॉम्पोजिशन को समझने का दूसरा एक और तरीका ये भी है, जब आप म्यूज़िक कॉम्पोजिशन को समझते हैं, जब आप दो फ़र्क फ़र्क म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप इकट्ठा बजाते हैं एक गाने में, ये आला तरीन एग्जांपल है कॉम्पोजिशन को समझने की। कई दफ़ा चीज़ों को ना आप कलर के मतलब एक सेंस की निस्बत दूसरी सेंस में समझेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो दो एग्जांपल्स बहुत अच्छी हैं। एक तो म्यूज़िक की, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, उसमें इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि कॉम्पोजिशन समझना आपके लिए म्यूज़िक की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरी बहुत बड़ा जो चीज़ है वो हमारे खाने हैं, कि हमारे खानों में एक खाने में कम से कम 15-20 फ़र्क चीज़ें, मसाले, फिर हीट का फ़र्क, फिर तरह-तरह की मिर्चें, इतनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि उसको भी आप किसी भी खाने को आप उठाएँ तो वो एक कॉम्पोज़िशन है, कि किस तरह फ़र्क चीज़ों को आपने मिक्स करके बनाया है। इसी तरह जो बहुत फ़र्क इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, उनको आप कैसे आपस में जोड़ते हैं? आप ऐसे ही जोड़ते हैं कि म्यूज़िक में भी देखिए रिपीट पे चलता है ना चीज़, कि कोई भी यूनिट है, कोई भी म्यूज़िक का यूनिट है, वो बार-बार चलेगा। ये इसकी आवाज़ भी बार-बार चलेगी। कभी कोई लेंथ ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, इसकी कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। लेकिन दोनों आपस में गूँधे हुए ऐसे होंगे कि जब आप गाना सुनेंगे तो आपको वो जो गाना है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के तौर पे आप समझेंगे। आप ये कम समझेंगे कि जी ये सिर्फ़ सितार बज रहा है या सिर्फ एक म्यूज़िक बज रहा है, आप उसको एज़ अ टोटल कॉम्पोज़िशन करेंगे। मेरे ख़्याल में आज आप यूट्यूब पर जाएँ, फ़र्क म्यूज़िक सुनें और आप ज़रा अंदाज़ा करें कि किस-किस गाने या किस-किस म्यूज़िक के पीस में कितनी चीज़ें मिक्स हुई हैं। बहुत बड़ी इसकी एग्ज़ाम्पल कोक स्टूडियो है। कोक स्टूडियो बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल मैं बहुत मामलों में इसलिए नहीं समझती, क्योंकि कोक स्टूडियो में एक गाने में जहाँ आपके 10 इंस्ट्रूमेंट्स में काम चल सकता है, कोक स्टूडियो वाले 50 इंस्ट्रूमेंट डाल देते हैं, और वो बहुत ही हेवी और साँस ना लेने वाली कॉम्पोज़िशंस होती हैं। लेकिन ये गाना ख़ास तौर पे कॉम्पोज़िशन समझाने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब एक पॉप म्यूज़िक बजाने वाला, उसकी आवाज़ फ़र्क, एक फ़ोक, बहुत ही ख़ास किस्म की फ़ोक आवाज़, फ़ोक एक्सेंट, लोकल गर्ल, लोकल आवाज़, लोकल गाना, ये अब काफ़ी पॉप किस्म का, इंटरनेशनल किस्म का ऐसा गाने वाला, इन दोनों को आप वीव कैसे करेंगे एक गाने में? आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, कि वीव करेंगे, कि इसकी आवाज़ रिपीट में चलेगी, इसकी भी आवाज़ रिपीट में चल रही है, और दोनों को जब आप साथ-साथ मिक्स करते हैं तो टोटैलिटी में एक ऐसा गाना, ऐसी कॉम्पोज़िशन बनती है कि जिसमें फ़र्क एलिमेंट्स भी आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों एलिमेंट्स को का मिक्सचर जो है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब आप देखिए विजुअली भी इन्होंने ये फ़र्क कायम रखा हुआ है। विजुअली भी इसके जो कपड़े हैं, उसका जो टाइम पीरियड है, वो बताया हुआ है कि ये पॉप और नया और एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ बंदा है। इसको क्यों ये उन्होंने पहनाया हुआ है? इसलिए कि इसकी जो आइडेंटिटी है उन्होंने वो लोकल, ट्रेडिशनल और ख़ास एक एथनिसिटी के अंदर उन्होंने जानबूझ के रखी है, ताकि आइडेंटिफ़ाई हो कि 2 बहुत फ़र्क चीज़ें थी जिनके मिक्सचर से आपने एक नई कॉम्पोज़िशन बनाई है। अब कोक स्टोरी में देख लें आप कितने, अब ये तो बहुत छोटा आपका है, जब आप देखेंगे तो कितने फ़र्क इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आपस में वीव किया जाता है।
दैट इज़ कॉम्पोजिशन। और आप देखें कि एक ही स्टूडियो में से जो फ़र्क फ़र्क गाने निकलते हैं, उन सब गानों की कॉम्पोजिशन फ़र्क होती है, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, एक एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, कि इन सब के मिक्सचर्स की नेचर फ़र्क होती है। इसी वजह से कोक स्टूडियो के सारे गाने एक दूसरे से फ़र्क होते हैं। हालांकि वैसे मैं पूरा एग्री नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों में कोक स्टूडियो का बड़ा ख़ास एक फ्लेवर आता है, उनको ज़रा चेंज करना चाहिए। ये ख़ास तौर पे बहुत अच्छी देखें देखें ये जितने फ़र्क इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको कंपोज कौन कर रहा है? एक बंदा। ऑर्डर किसका चल रहा है? सिर्फ इसका। बाकी सारे क्या करें? फॉलो करें उसके ऑर्डर को। ये देख रहे होते हैं म्यूज़िक को, जो उनके सामने म्यूज़िक की शीट है, लेकिन जो टाइमिंग है, जो कॉम्पोजिशन सेट करना है कि कब किसको कैसे चेंज करना है, वो ये कंपोज़र चेंज कर रहा होता है। तो आप ये समझिए कि जब आप कलर कॉम्पोजिशंस बना रहे हैं, तो आप ऑर्डर कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ कब, कितने वक्त के लिए और कितनी दफ़ा रिपीट होगी। एक बहुत अच्छी एग्जांपल उसकी है, देखें आप निटिंग करते हैं, जिसको भी पता है कि अब जब जैसे आप निटिंग करेंगे, उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि चीज़ जो भी आप बनाएं वो गर्म हो, पहनी जाए और नरम बॉडी पे लगे, चुभे ना। दूसरी बात यही आती है कि कलर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। अब आप कॉम्पोजिशन बनाने की इब्तदा आपकी तब होती है जब आप एक कलर के साथ दूसरा जोड़ते हैं। और अक्सर हम बड़े ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि एक कलर के साथ जो दूसरा जोड़ा है वो बड़ा फ़र्क है, हालांकि इसके साथ वाइट भी जोड़ सकते थे, ब्लैक भी जोड़ सकते थे। दो कलर से आप शुरू करते हैं, फिर आता है तीसरा कलर। अब दो कलर इसमें कौन सा है? पीछे में दो कलर तो बड़े क्लियर हैं, सिर्फ ये दो कलर और कोई तीसरा एलिमेंट नहीं। इसमें दो मेजर कलर हैं, वाइट और पर्पल। लेकिन इसमें भी उन्होंने यही किया हुआ है कि वाइट की टोन्स भी हैं, कि अब वाइट वाला पार्ट भी वाइट और पिंक के साथ उन्होंने मिक्स किया है। लेकिन उन्होंने दूसरा ड्रामा ये किया कि वाइट और पर्पल के साथ जो पर्पल है उसकी टोन्स बेतहाशा डाली हैं, एक दो तीन चार पाँच। मुझे लगता है ये भी छठी फ़र्क है कि पर्पल की फैमिली डाली हुई है वाइट के साथ। यानी पर्पल को यही यही फ़ायदा है कलर्स बहुत ज़्यादा पढ़ने का, कि आपको पता चलेगा कि अगर आप दो फैमिलीज़ की कॉम्पोजिशन बना रहे हैं तो वो कैसे बनेगी। तो इसमें दो फैमिलीज़ तो नहीं, एक यूनिट यानी वन वाइट और दूसरा पर्पल की फैमिली पूरी डली हुई है। और फिर भी जब सुकून नहीं आया तो उन्होंने कहा नहीं, एक थोड़ा सा मसाला और डालें। ये जैसे पीला जो डाला हुआ है ना मसाले की तरह, ये समझिए कि जैसे डिश के ऊपर हल्का सा आप धनिया छिड़क दें, गार्निश कर दें। कि वो जो गार्निश होती क्यों होती है? वो उस कंपोजिशन को थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए होती है। अब इस पीले का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इस डिज़ाइन की वीविंग में नहीं है। इनफैक्ट इसको यूज़ ऐसे किया हुआ है कि ये ऑन टॉप ऑफ द डिज़ाइन लगे, कि ये डिज़ाइन से फ़र्क लगे, लेकिन वो इस ये जो पीला है, अगर आप इमेजिन करें कि ये पीला आप निकाल दें तो ये अच्छी कॉम्पोजिशन है। लेकिन इसमें मज़ा तब आया जब एक बिल्कुल ही फ़र्क एलिमेंट थोड़ा सा ऊपर छिड़का हुआ है। दिस इज़ अ वेरी गुड कलर कॉम्पोजिशन। एक पीला और दूसरी फैमिली। अब यहाँ देखें, ये चीज़ हम अक्सर करते हैं कि हम अगर हमारे पास बहुत फ़र्क और ये आमतौर पे तब होता है जब आपके पास ऊनें बची हुई हैं या गोले बचे हुए थे, वो रंग थे आपके पास। अब आपने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपका काम ये आ गया है कि किस तरीके से इन सारे कलर्स को आपस में यूज़ ऐसे किया जाए कि ये मिल के एक प्यारी सी पिक्चर बनाएं। तो आप फिर जो कम है आपके पास रंग या जो तेज़ रंग है, उनको आप रिपीट्स में बिठाते हैं, बार 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 बार। दो कलर्स की, जैसे नीला और नीला की, इसकी आप एक मेजर बड़ी बैकग्राउंड बनाते हैं। फिर आप ग्रीन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब आप ये समझें कि आपने फ़र्क रंगों को अपने अपने जहन से आपने किया, बेसिकली यही है कि पूरे यूनिट में सब कलर्स को बार बार रिपीट किया, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में। कलर कॉम्पोजिशन इसी को कहते हैं, दिस इज़ अ गुड कॉम्पोजिशन। हम कर रहे होते हैं ये हर वक्त। ये देखें, ये भी एक कॉम्पोजिशन है कि देखें उसकी मर्ज़ी है, लाल के एक दो तीन चार टोन्स है रेड की, वो रेड की उन्होंने टोन्स साथ साथ बिठा के एक रेड का माहौल पैदा कर दिया। और बीच में फिर उन्होंने एक अलहदा से ब्लू का माहौल पैदा किया है। और फिर बीच में एक सेपरेटिंग एलिमेंट जो है ना वो डाल दिया कि फ़र्क। लेकिन एज यूनिट इसको हम एक अलहदा चीज़ समझ रहे हैं। इसको कहेंगे आप कलर कॉम्पोजिशन। कि जब सात आठ कलर या दो कलर भी आप यूज़ ऐसे करें कि वो उस चीज़ को एक आइडेंटिटी दे दें, एक अलहदा से उसकी
आइडेंटिटी को क्या कहेंगे कि मतलब अलहदा से उस वो अलहदा से एक कंप्लीट चीज़ लगना शुरू हो जाए तो आप कहेंगे कि जी हाँ कलर कॉम्पोजिशन बन गई है। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये एक है, ये दूसरा है, बल्कि हो सकता है ये एक लगे, ये एक लगे और ये एक लगे। ये क्यों लग रहा है? इसलिए कि इन कलर्स का आपस में रिलेशनशिप रिपीट की वजह से ऐसे बैठा हुआ है कि ये एक यूनिट लग रहा है, ये एक यूनिट लग रहा है। अब मैं इसको अगर किसी तरीके से इसको ब्लैक एंड वाइट कर दूं तो आप बता नहीं सकेंगे। आपको इसमें फ़र्क, इसमें और इसमें फ़र्क नहीं नज़र आएगा क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट होगा। लेकिन इस वक्त समझें कि इसकी अपनी आइडेंटिटी बन गई है, इसकी अपनी आइडेंटिटी बन गई, इसकी अपनी आइडेंटिटी बन गई। दीज आर थ्री डिफरेंट कलर कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन आप करते यही हैं कि बाहर की दुनिया दुनिया से फ़र्क आपने कोई चीज़ दिखानी हो तो आप 3-4 कलर्स को आपस में गूंद देते हैं, बांध देते हैं या वीव कर देते हैं। अब ये देखें, ब्राउन और बेसिकली येलो, येलो की बहुत सारी टोन्स, ब्राउन की बहुत सारी टोन्स। जब आपको वीव करेंगे तो ये पूरा यूनिट आपको अलहदा से एक लगेगा, साफ पता चल जाएगा कि ये एक कपड़ा है। तस्वीर अच्छी नहीं है लेकिन इसमें भी ऐसा ही है कि देखें बहुत फ़र्क रंग हैं डार्क लेकिन बहुत लाइट भी हैं। कि बहुत फ़र्क रंगों को जब आपने कंपोजिशन करनी होती है तो आप ज़्यादा दफ़ा रिपीट, जितना जितना घना उसको रिपीट करेंगे उतना वो 1 यूनिट बनेगा। When a set of color is understood as separate from other things around it, it's called a composition। यही मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि जब एक सेट ऑफ कलर्स जो है वो बाकी अपनी इधर उधर की चीज़ों से अलग नज़र आना शुरू हो जाए तो आप उसको कहेंगे कि ये कलर कॉम्पोजिशन बनी है। जैसे अब ये फ़र्क एक इसकी अपनी शक्ल बनी हुई है तो आप कहेंगे कलर कॉम्पोजिशन है। अब ये देखिए, इसको मैं ब्लैक एंड वाइट करूँगी, रंग निकाल दिए तो इसकी आइडेंटिटी अलग होना बंद हो गई। आपको लगेगा शायद एक ही स्वेटर लपेट के रखा हुआ है। कलर की वजह से ये अलहदा यूनिट है, ये अलहदा यूनिट है, ये अलहदा यूनिट नज़र आ रहा है। ये देखिए, अब इस विद इन दिस भी देखें ये एक ऐसा एरिया जिसमें कॉम्पोजिशन फ़र्क है, रंग यही है। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है। इस एरिया में रंग मोरलेस यही हैं लेकिन रंगों की जो मात्रा है, जो कॉम्पोजिशन में क्वांटिटी है रंगों की, वो फ़र्क है। इसमें काला हैवी है, इसमें सफ़ेद वाला हैवी है। इसी कलर कॉम्पोजिशन में जो हल्के कलर हैं इधर ज़्यादा हैवी हैं, इधर कम है, इधर डार्क रंग ज़्यादा हैवी है। इसका मतलब है कि ये भी एक थोड़ी सी आइडेंटिटी है अलग अलग। ये कॉम्पोजिशन अलग है उन्हीं कलर की ये कॉम्पोजिशन अलग है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ आपको स्टोर्स में डिलिबरेटली नज़र आती है। अब देखिए यहाँ 2 कलर कॉम्पोजिशंस चल रही हैं। एक कॉम्पोजिशन है, अगर आप कपड़े निकाल दें जो डिस्प्लेड है, ये निकाल दें, ये इसी में आकी बहुत बड़ा डिज़ाइन हाउस है, ये डिज़ाइनर है और इसके परफ्यूम्स ये उसका सब कुछ है। सबसे मज़े की बात है इनके स्टोर्स इंतहाई खूबसूरत होते हैं। अब आप इमेजिन करें कि आपने ये कलर जो कपड़े उसने टांगे हुए निकाल दें, तो एक कलर कॉम्पोजिशन वो है जो कि वाइट की इसने की हुई है कि सारे फ्लोर्स हल्के ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन से उसने, और बत्तियां जहाँ डाली हुई हैं वहाँ बहुत ही वाइट हो गया क्योंकि बत्ती जो है वो फुल वाइट लाइट है। ये हल्का ग्रे, फिर इसके जो साए भी हैं, देखें रोशनी जिस तरीके से आप बनाएंगे साए वैसे ही बनेंगे। मैं चाहूँ तो इस रोशनी ऐसे लगाऊं कि साए तेज़ बने। जब तेज़ बनेंगे तो उसमें ब्लैक ज़्यादा आएगा, इसका मतलब है कि ग्रे की टोन एक और डार्क ग्रे की टोन ऐड हो जाएगी। लेकिन उसने समझे वाइट यानी फुल वाइट से लेके ये जो ग्रे है इसके बीच में उसने स्टोर की एक कलर कॉम्पोजिशन बनाई। दूसरी कलर कॉम्पोजिशन वो है जो कि इसने जो डिस्प्ले किया है उसकी बनी। अब ये भी फुल ऑब्वियसली पूरी एक कॉम्पोजिशन है, आपको आमतौर पे रंग इस तरह नज़र नहीं आते, लेकिन इस तरह उसने क्यों डिस्प्ले किया? इसलिए कि वो ये चीज़ एम्फसाइज कर रहा है कि आई एम अबाउट कलर, आई एम प्योरली अबाउट कलर, कि मेरी जो प्रोडक्ट जो मैं बेच रहा हूँ उसमें डिज़ाइन और फिट और फैब्रिक तो ये तो है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी मैं चीज़ बेच रहा हूँ वो कलर की नॉलेज है। कि अगर आप कलर के बारे में सेंसिटिव है कि आपको कोई कहे पिंक तो मैं पूछूं कौन सा पिंक, तो फिर आप मेरे स्टोर पे हैं। अगर आपको कहे जी आपने पर्पल पहनना है तो मैं कहूँ कौन सा पर्पल भाई, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने पर्पल्स हैं। तो यानी बहुत सारे लोग बहुत फ़र्क चीज़ें बेच रहे होते हैं। दिस गाय इज़ सेलिंग कलर मेनली, यहाँ भी आप देख लें।
अब कोई कहे मैं मुझे ग्रे कपड़े पसंद है, मैं कहूँगी ओके ये है आपकी ग्रे की चॉइस। अब आप देख लें ब्लैक से वाइट के बीच में इतने सारे ग्रेज हैं कि अक्सर जो जापानीज़ ब्रांड्स हैं कपड़ों के इंटरनेशनली, उसमें आपको कलर के ऊपर एम्फेसिस बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि आप कभी उठा के देखें भी जो जापानीज़ कंटेम्प्रेरी कल्चर है, जो आजकल के यंग इवन जो 50s तक में जो लोग हैं जापान में, दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट कलर। उन कलर आपको उनकी हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं नज़र आता है। आँखों के कलर से लेके, ग्लासेस से लेके, हेयर डाई से लेके, कपड़ों के कलर से लेके, हर चीज़ में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है जापानीज़ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। इसलिए आपको इस तरह के स्टोर्स जो है ना वो जापानीज़ डिज़ाइनर्स के बहुत नज़र आते हैं। ये देख लें कि अब आप अच्छा, और अब आपको समझ आएगी कि चूंकि दिस गाय इज सेलिंग कलर मोर देन एनीथिंग, इसलिए उसने बाकी सारी जो अपनी बैकग्राउंड की कॉम्पोजिशन है ना उसमें से कलर निकाल दिया हुआ है। कलर बाकी कॉम्पोजिशन में से, स्टोर की कलर कॉम्पोजिशन में से कलर निकाला इसलिए है ताकि पीछे की से तो कलर की कोई आवाज़ ही ना आए। जब कलर बोले तो सिर्फ उसकी प्रोडक्ट्स का कलर बोले। ये भी समझें कि ये बहुत क्लेवर कलर कॉम्पोजिशंस का एक मतलब दो कॉम्पोजिशंस उन्होंने ऐसे की हैं कि उसका पॉइंट मेक हो गया कि आप एक बहुत बड़े मॉल से गुजरें जिसमें बहुत सारी शॉप्स हैं, जब जब आप जब यहाँ इधर से गुजरेंगे तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी जिस जो आपको रोक लेगी, और वो आइडेंटिटी किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से। अब यहाँ देखें ये भी जैसे अब आप स्टोर या इस तरह की चीज़ों के इंटीरियर्स करते हैं उसमें भी आप कलर कॉम्पोजिशंस बनाते हैं कि यहाँ आपकी ये है कि आपने कहा है कि वाइट और डार्क ब्राउन और एक कलर और ऐड करके, येलो ऐड करके, और वही बात कि उसको रिपीट करके बार 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 रिपीट करके आपने एक वीव कर दिया है, एक इंटीरियर जिसमें उस कलर की वजह से जो प्रॉब्ली इस कंपनी का मेजर कलर है, आइडेंटिटी है, ब्रांड आइडेंटिटी है, तो उसको आपने वीव करके एक इंटीरियर बना दिया कि जैसे ही आप इसके अंदर आते हैं तो आपको पता चलता है कि ये स्पेस ओन करती है ये कंपनी। तो दिस इज़ कॉर्पोरेट काइंड ऑफ कलर कॉम्पोजिशन। यहाँ देख लें आप, हर स्टोर का मूड फ़र्क होता है क्योंकि वो बहुत बड़ी जो हमारी मिलियंस ऑफ कलर्स की पैलेट है उसमें से कुछ चूज़ करके और सिर्फ वो लिमिटेड वही कलर्स यूज़ करती हैं। इसी लिमिटेड कलर के यूज़ को, क्लेवर यूज़ जिसको आप कहेंगे कलर कॉम्पोजिशन, उसकी वजह से एक जगह दूसरी जगह से, एक चीज़ दूसरी चीज़ से फ़र्क दिखाई देती है। यहाँ देख लें आप, ये जो एयरपोर्ट है सिंगापुर का, ये बहुत मशहूर एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट में एंटर होते ही जो एक चीज़ आप नोटिस करते हैं दैट इज़ कलर। कि फ़र्क तरीके की कॉम्पोजिशन, अब जो ये है सारा का सारा जो उसका अपना छत और फ्लोर और जो अपना इंटीरियर है वो एक ख़ास टोन टोन में है, और ये टोन बड़ी किस्म टेक्नोलॉजी बेस्ड काइंड ऑफ चीज़ें हैं, मटेरियल्स भी और सबके, कि आपको लगता है कि जी 20th सेंचुरी की जो मॉडर्न तरीन मटेरियल्स हैं वो यूज़ हुए हैं। ये चीज़ें बदलती रहती हैं, और वही बात कि ये एक कलर कॉम्पोजिशन है जो कि इस कॉम्पोजिशन से क्लियरली फ़र्क है, फिर इस कॉम्पोजिशन से क्लियरली फ़र्क है, लेकिन टोटलिटी में भी अगर आप देखें तो ये बड़ी जो आपकी आंख को नज़र आ रहा है ये भी एक कलर कॉम्पोजिशन है।